नमस्कार, मैं हूँ राम अवतार और एक बार फिर से हाजिर हूँ मूवी मस्ती मैजिक में अपने दोनों साथियों अभय और सत्यविजय भाई के साथ। आज फिर एक शानदार फ़िल्म की बात होगी, माँ तुझे सलाम की। एक शानदार फ़िल्म इसलिए क्योंकि इस फ़िल्म ने उस वक़्त पर्दे पर आग सी लगा रखी थी। हर दूसरा बंदा ये कह रहा था कि दूध माँगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर माँगोगे तो चीर देंगे। तो आज देखते हैं कि इस फ़िल्म की कितनी दिलचस्प बातें सत्यविजय भाई और अभय हम लोग को सुनाते हैं। तो अभय बताओ कि तुमने जब ये फ़िल्म देखी थी, माँ तुझे सलाम, इसका क्या प्रभाव पड़ा था तुम्हारे मन मस्तिष्क पर? फ़िल्म को लेकर तुम आज क्या सोचते हो, उस वक़्त क्या सोच रहे थे? क्या अभी वर्तमान सिनेरियो में फ़िल्म कितना रिलेटिव है उस दौर को लेकर और इस दौर को लेकर? अच्छा, तो राम भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊं, साल 2003 या 4 के आसपास मेरे घर में एक कलर टीवी आई थी और साथ में आई थी वीसीडी। और वीसीडी के साथ जो मूवी मुझको हम लोग को मतलब फ्री मिली थी, उस समय तो मैं छोटा था, जो फ्री कैसेट मिली थी वो थी माँ तुझे सलाम की, और बहुत ही एचडी प्रिंट के साथ वो कैसेट आई थी। और उस फिल्म को बचपन में कम से कम मैंने 50 से 60 बार देखा होगा। हालांकि पूरा नहीं, कभी बीच बीच में, कभी कभी फर्स्ट पार्ट, कभी सेकंड पार्ट, लेकिन मैं बचपन में उस फिल्म को बहुत देखता आया हूँ। तो मूवी तो मुझे उस बचपन का नॉस्टैल्जिया जब आपका किसी फिल्म के साथ जुड़ जाता है तो वो मूवी तो खास बनी जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था कि बचपन में मैं अक्सर जब मतलब कभी ऐसा होता था कि पापा माँ तुझे सलाम लगाओ, पापा माँ तुझे सलाम लगाओ, तो इस तरह का सीन इस फिल्म के साथ मेरा खास रहा है। और कहीं ना कहीं यही वजह रही है कि अब भैया अब पापा भी नाराज़ हुए कि पापा तुझे सलाम के जगह पे माँ तुझे सलाम ही लगाने बोल रहा है। पापा को भी मूवी बहुत पसंद थी। मतलब अक्सर मैं कुछ और ही कह रहा हूँ। क्या 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 मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुम बार बार माँ तुझे सलाम लगाने बोल रहे थे पापा को, जबकि पापा तुझे सलाम लगाने का बोलना चाहिए था ना। हाँ, तो ये मूवी देखी थी बचपन में, लेकिन उस समय बहुत अच्छी लगी थी। और अभी मैंने आज इस वीडियो को करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश किया, तो देखा कि जब मूवी की शुरुआत होती है तो सबसे पहला डायलॉग यही आता है कि दूध मांगोगे तो चीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो खीर देंगे। ओमपुरी साहब के बैकग्राउंड वॉइस ओवर में हमें सुनने को मिलता है। हालांकि चाहे इस डायलॉग को लेकर हम लोग बड़ा सोचते थे कि सनी देओल का डायलॉग है, सनी देओल का डायलॉग है, लेकिन एक्चुअल में ये अरबाज खान का डायलॉग था। हाँ, अरबाज खान का डायलॉग था। उससे पहले बैकग्राउंड में फिल्म की स्टार्टिंग में ओमपुरी साहब ये डायलॉग बोलते हैं। तो फिल्म काफ़ी पेट्रियाटिक थी, बेहतरीन लगी थी मुझे। लेकिन आज अगर इस फिल्म को देखते हैं तो आज टेक्निकली थोड़ा हम लोग शायद समय के साथ आगे बढ़ चुके हैं, तो शायद थोड़ा सा कम अच्छी लगी, लेकिन उस समय पर मुझे बहुत बेहतरीन लगी थी। फिर चाहे सनी देओल की परफॉर्मेंस हो, आखिरी के क्लाइमैक्स में जब आप देखते हो जिस तरह की उनको गोलियां लगती रहती हैं और बैकग्राउंड में शंकर महादेवन की आवाज़ में गाना बजता है माँ तुझे सलाम, वो गाना तो आइकॉनिक है ही। इसके अलावा अरबाज खान, लाला, मतलब फिल्म अच्छी लगी थी। और हालांकि उस समय बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी, फिल्म एवरेज रही थी, लेकिन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। जी राम, ठीक है। सत्यविजय भाई, आप जरा बताएं दर्शकों कि इस फिल्म का अभी जैसे कि अभय ने बताया कि फिल्म उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर पाई थी, तो क्या कारण आपके हिसाब से कौन से कारण रहे होंगे कि ये फिल्म उस वक्त बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी? आपके हिसाब से क्या कारण थे? देखो, मूवी अच्छी थी, कमर्शियल मूवी थी, देशभक्ति पे आधारित थी, और सनी देओल की जस्ट बॉर्डर और गदर जैसी मूवी आई थी तो सनी देओल का वो रूप लोगों ने देखा ही था। तो ये मूवी एक्चुअली बनाई भी इसीलिए गई थी कि सनी देओल की जो पैट्रियोटिक इमेज उस टाइम पे बनी है वो लोगों के सामने एक बार फिर से रखी जाए और उसको मतलब भुनाने की पूरी कोशिश की जाए। तो फिल्म को बनाया था एक बॉलीवुड के जाने माने एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने। तो हाँ, टीनू वर्मा की ये मतलब एज ए डायरेक्टर पहली मूवी थी। इसके पहले सनी देओल की और कई फिल्मों में उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफ किया है और बहुत सारा मतलब अच्छा एक्शन उन्होंने बनाया है। तो माँ तुझे सलाम उन्होंने पहली मूवी बनाई थी और सनी देओल से उनकी मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। हिम्मत मूवी के दौरान भी, जीत मूवी के दौरान भी और गदर के दौरान भी वो एक्शन कोरियोग्राफर थे। तो सनी देओल के साथ में उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो टीनू वर्मा उस टाइम पे ये फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे और उनके दिमाग में ये था कि सनी देओल को लेके फिल्म बनाए। लेकिन मतलब मूवी में ये जो मूवी प्लान की गई थी एक्चुअली, इसमें अरबाज खान को लीड एक्टर के तौर पर रखा गया था। अलबख्श का जो किरदार था अरबाज खान का, तो मेनली ये मतलब मूवी अरबाज खान की स्टोरी पे फोकस करती है और सनी देओल का इसमें केवल एक स्पेशल अपीयरेंस होने वाला था। अच्छा। लेकिन उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए कि सनी देओल की मतलब जो मास अपील है और इस टाइप की मूवी में सनी देओल को कितना पसंद किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए सनी देओल के रोल को काफ़ी बढ़ा दिया गया था। जहाँ पे क्लाइमैक्स में मतलब सनी देओल का बेहतरीन सीन था जब वो तिरंगे झंडे को पीठ पे लाद के एकदम जाते हैं वहाँ पे। तो ये सारे सीन मतलब काफ़ी बढ़ाए गए थे सनी देओल के सीन।
और बाद में जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो सनी देओल को मतलब इसमें एकदम लीड एक्टर के तौर पे प्रमोट किया जा रहा था कि सनी देओल इसमें लीड एक्टर के तौर पे हैं और काफ़ी सारे सीन सनी देओल के होने वाले हैं। तो इसको लेकर सनी देओल उस टाइम पे काफ़ी अपसेट भी थे कि मूवी में उनका स्पेशल अपीयरेंस था और फिल्म को इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि यह सनी देओल की ही मूवी है। तो इसको लेकर उनका टीनू वर्मा के साथ में थोड़ी बहस भी हुई थी। बाकी मूवी मुझे लगता है कि बड़े शहरों में भले ही उतनी अपीलिंग ना रही हो, लेकिन छोटे शहरों की अगर बात की जाए या मुझे जितना याद है कि उस टाइम पे गांव में तो बहुत चली थी मूवी। मतलब हमने इसको मतलब कितनी बार देखा था इसको। ये मूवी तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी, लेकिन मतलब टीवी पर और वीसीडी वगैरह पे बहुत चली थी और इसका कल्ट स्टेटस है आज भी। अभी आप देखो पिछले दिनों जब गदर 2 जब चली थी तो इसके बाद ऐसा रिपोर्ट कह रहे थे माँ तुझे सलाम 2 भी बनेगी। लेकिन मुझे ये जान के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छा ये अभी तक मैंने इस बात को गौर नहीं किया था कि सनी देओल इस फिल्म में मतलब मेन लीड नहीं थे। मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि सनी देओल है। रुकना नहीं, एक मिनट। ये अल्टीमेट ट्रूथ है कि उनको कैमियो के तौर पे शुरू में इंट्रोड्यूस कैमियो के तौर पे रखने का प्लान भी था और वो उसी टाइप से देख रहे थे कि स्पेशल अपीयरेंस होगा, उसी टाइप से मुझे क्रेडिट भी मिलेगा। लेकिन जब उनके साथ ये सिचुएशन हुआ तो सनी देओल वाकई में नाराज हुए थे, क्योंकि उनकी सिनेमेटिक छवि को एक तो भुनाने का प्रयास, ऊपर से उनको उस टाइप से क्रेडिट ना मिलना, उनके पोस्टर्स में इनके फोटो, बड़े बड़े फोटो इनके लग गए, पूरे अरबाज खान गायब हैं। तो ये सब सिचुएशन को देख के अगर फिल्म पिट जाती, सपोज दैट पिट जाती फिल्म, तब के कंडीशन में तो बदनामी सनी देओल की होती। इसी में बुरी तरह से अगर फिल्म पिट जाती तो सनी देओल की बदनामी होती, सनी देओल की बदनामी होती तो जाहिर है कि उनका बॉक्स ऑफिस वैल्यू गिरता। तो ये सब चीज़ को देखते हुए सनी देओल नाराज हुए थे। तो लेकिन अब जो भी था, लेकिन फिल्म तो अच्छी थी, दर्शकों ने उस वक्त अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, शहरी दर्शकों ने, वो अलग बात है। हालांकि यहाँ ये भी एक बात है कि जो टीनू वर्मा है वो एक मंजे हुए एक्शन डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे कहानीकार और एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में थोड़े से नाकाम दिखते हैं इस फिल्म में। क्या लगता है अभय तुमको? एज अ एक्टर मुझे भी, जैसे कि अभी मैं देख रहा था तो एज अ एक्टर मुझे वो बात नजर नहीं आ रही थी। सीरियसली मैं मतलब देख रहा था उनके जितने भी सीन्स थे, जितने भी डायलॉग्स थे। एक्शन डायरेक्टर, एज एन एक्शन डायरेक्टर वो एक्शन डायरेक्टर तो मैं उनको बहुत जबरदस्त मानता हूँ, लेकिन एज ए एक्टर वो मेला जैसी फिल्मों में अच्छा प्रभाव भी डालते हैं। लेकिन इस फिल्म में एज ए एक्टर, एज अ स्टोरी टेलर, एज अ डायरेक्टर लगता नहीं कि थोड़े से नाकाम हो गए थे इस फिल्म में? वो किसका? टीनू वर्मा की बात हो रही है ना? टीनू वर्मा की बात। हाँ, टीनू वर्मा की। हाँ, टीनू वर्मा का मतलब एक्शन डायरेक्टर तो बहुत अच्छे रहे वो, और मेला जैसी मूवी में मतलब आज भी मतलब उनकी जो फोटो है वो ट्रक के पीछे मिल जाती है, गुज्जर आएगा, मेला फिर लगेगा। ये मतलब काफी पॉपुलर किरदार हुआ था उनका मेला मूवी में वो। उसमें फिजिक भी काफी तगड़ी थी मेला में। हाँ, और वो आंखें एकदम लाल आंखें, बिना वो क्या कि जिस प्रकार के पेशे से जुड़े हुए वहाँ फिजिक की ही तो बात होती है। अच्छा, इस दौरान यहाँ पे एक बात हमको बोलना है, जैसे कि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल या फिर ये जो भी है, कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात, अभी मैं लल्लन टॉप में उनका इंटरव्यू देख रहा था परेश रावल जी का। तो वो कहते हैं कि उनको शायद बीरू देवगन जी या किसी एक्शन डायरेक्टर ने, हाँ शायद बीरू देवगन जी ने ही, तो उन्होंने उनको कहा था कि अगर आपकी हड्डियाँ वगैरह या फिर इस प्रकार कुछ भी फ्रैक्चर वगैरह कुछ हो जाता है तो आप खुद के यूरिन का सेवन करें, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मैंने देखा था वो इंटरव्यू, ये बड़ा मैंने भी देखा था। तो एक्शन डायरेक्टर की बात आई तो ये बात मुझे माइंड में आ गया। क्या लगता है कि ये कितना साइंटिफिक है सत्यविजय भाई? यार इस बारे में तो मैं क्या ही कमेंट करूं, मतलब कुछ बोल नहीं सकते कि साइंटिफिक कितना सही है या नहीं है, लेकिन परेश रावल के हिसाब से जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने मतलब वो उन्होंने क्लेम किया था कि उनको राहत मिली थी किसी प्रकार की समस्या में, राहत मिली भी थी, राहत मिल गई और उनको लग रहा है उस चीज़ से राहत मिली। हो सकता है मेंटली जब आप किसी चीज़ को लेकर सोचते हैं ना कि भाई ये चीज़ कर रहा हूँ, इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, तो कुछ ये साइकोलॉजी लेवल पर भी काम करने लगते हैं। ये अभय की बात बिल्कुल सही है कि साइकोलॉजी बड़ी मैटर करती है, तो हो सकता है कि ये भी एक फैक्टर यूरिन पीने से हो रहा है, लेकिन वो उनकी साइकोलॉजी जो भी हो, लेकिन मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा कभी मेडिकली। हाँ, और वहाँ सबसे मतलब हैरान करने वाली बात थी कि जिस वक्त वो बैठे हुए थे उस वक्त भी उनका हाथ टूटा हुआ या फिर फ्रैक्चर या कुछ भी, उसमें हाथ में पट्टी लगा हुआ था। तो शायद सौरभ द्विवेदी जी वो पूछते हैं उनसे कि इस बार भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्या उसी प्रकार का? अच्छा, परेश रावल को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी आ रही है अभी, सुनने में आ रहा है हेरा फेरी 3 से भी बाहर हो गए। हेरा फेरी 3 वाला सीन 25 करोड़ का अक्षय कुमार ने मतलब वो लगाया उनके ऊपर। क्या लगाया?
पब्लिसिटी स्टंट ना हो कहीं। हालांकि देखिए, जब ये लल्लन टॉप के इंटरव्यू में परेश रावल आए थे तो उन्होंने कहा था कि एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनका जो सार कहने का था वो ये था कि हेरा फेरी जैसी फिल्मों में उनको घुटन महसूस होती है। ठीक है, ये मैंने देखा। इसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए अगर वो हट जाएंगे तो फ्रेंचाइजी नहीं बनेगी, इसलिए कभी कभी हम इस तरह की फिल्मों का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन फिर रिपोर्ट आई कि हाँ परेश रावल हेरा फेरी 3 कर रहे हैं, लेकिन फिर आया कि उन्होंने छोड़ दिया, फिर ट्वीट वगैरह भी कुछ सामने निकल के आए। तो होगा कुछ क्रिएटिव डिफरेंस होगा या फिर कोई भी बात होगी, तो इस तरह का चीज़ चल रहा है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की जो कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी, वहाँ से इनको 25 करोड़ रुपए का वो डिफेमेशन केस किया गया है। मुझे लग रहा है कि बड़ी, तो मुझे तो ऐसा जबकि लग इस रहा पे है जो वीडियो है लल्लन टॉप वाली जो वीडियो है उसमें तो इन्होंने अक्षय कुमार के विषय में सकारात्मक की बातें की है, ऐसा नहीं कि उनके विषय में कुछ बुरा कहा हो। नहीं, बुरा अक्षय नहीं कहा, कुमार के लेकिन- बारे में लेकिन ये कहा था कि उन्होंने बहुत ये भी क्लोज तो कहा फ्रेंड था नहीं है, कि- मतलब एक नॉर्मली फ्रेंड है, कलीग तो बोला इस था, टाइप से। कलीग है। हम्म। मुझे लग रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, मतलब एक ट्यूनिंग में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और ये पूरी मूवी एकदम खिचड़ी सी बनती जा रही है। जब से पहले अलग स्टार कास्ट के साथ में अनाउंस हुई, अभिषेक बच्चन होने वाले थे, जॉन अब्राहम होने वाले थे इसमें, फिर कोई निकल गया, अक्षय कुमार नहीं होने वाले थे। बड़ी मतलब इस फिल्म प्रॉब्लम की हो रही है ग्रह दशा हेरा ठीक फेरी नहीं के लग रही है। नहीं तो एक बात भी है, आप गौर करने वाली यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात है कि बहुत बार इस प्रकार के फ्रेंचाइजीज में, इस प्रकार के बहुत सारे सीरीज वाली फिल्में, ये सीक्वल वाली फिल्मों में बहुत बार एक्टर बदल जाते हैं। तो मे भी ऐसा देखने को मिले कि परेश रावल की जगह पे कोई दूसरा एक्टर उसको प्ले करता हुआ नजर आ जाए। मे भी ऐसा होता है, क्योंकि मैंने देखा है हैरी पॉटर सीरीज पे गौर करने वाली बात है। उसमें जो हैग्रिड का कैरेक्टर है, हैग्रिड का जो कैरेक्टर है वो कुछ फिल्मों के बाद बदल जाता है, नहीं तो उसको इसमें अलग एक्टर प्ले कर रहा होता है। ये ऐसा कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से इस किरदार का कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देंगे, फिर उसकी जगह किसी और किरदार को ऐसा ला सकते हैं कि कहीं चले गए हाँ, हैं लेकिन या कुछ हो गया है। मैं जो जिक्र कर रहा हूँ उसमें जो हैरी पॉटर वाली सीरीज में है कि कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ गेटअप दे दिया गया, वही सेम गेटअप दे दिया गया उस कैरेक्टर, उस एक्टर को, और दर्शक कभी गौर भी नहीं कर पाए। इवन मैंने गौर नहीं किया था। एक दिन मेरे एक दोस्त हैं, सुमित प्रजापति नाम है उनका, वो दिल्ली रहते हैं, तो उनसे डिस्कस करते करते अचानक मुझे पता चला कि ये तो बंदा ही दूसरा है। वैसे तो ऐसा होता है बहुत बार, होगा जरूर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परेश रावल एक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। परेश रावल के केस में और हेरा फेरी में मुझे नहीं लगता कि ये काम कर पाएगा। या तो उस किरदार को ही हटाना पड़ेगा, उनकी जगह एक नया किरदार लाना पड़ेगा, तो बात बन सकती है। हेरा फेरी की जो प्रॉपर वाइफ है वो परेश रावल से ही आती है, बाबू राव से। हाँ, ये तो है। हाँ। और ये बात परेश रावल ये बात परेश point रावल भी बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, हाँ। इसीलिए नखरे तो नहीं चल रहे हैं। नहीं, सुनने में ये आ रहा था कि 25 करोड़ फीस की डिमांड की है परेश रावल ने फिल्म के लिए। तो सुनने में अभी आ रहा है कि अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का केस कर दिया है। ये क्या 25 पता है करोड़ का कब क्या स्टार्ट मामला होगी है? ये मूवी। बड़ी मतलब 25 करोड़ में दूंगा नहीं, 25 करोड़ में लूंगा, अक्षय कुमार का कहना होगा क्या? तो इस तरह की अच्छा, चीजें खैर हैं। छोड़िए, हम लोग मुद्दे से भटक रहे। हाँ, मुद्दे से भटक रहे हैं हम लोग। वापस आते हैं माँ तुझे सलाम पे। नहीं तो बहुत बार दर्शक लोग भी कमेंट करने लगते हैं कि भाई तुम लोग शुरू कुछ करते हो और करने कुछ और लग जाते हो। अच्छा, टीनू वर्मा ने पहुंच कहीं और जाते हैं। माँ तुझे सलाम के बाद एक और मल्टी स्टार मूवी बनाई थी 2003 में, बाज अबैंडन डेंजर के नाम से। बाज मुझे अच्छी लगी थी बाज। हाँ, अच्छी लगी थी, लेकिन वो मतलब उतनी चल नहीं पाई थी वो मूवी भी, उतनी मतलब कलेक्शन उतना नहीं कर पाई थी वो। बाकी माँ तुझे सलाम में सनी देओल के एक्शन अलावा डायरेक्टर्स ने ना गौर करने वाली बात है, एक्शन डायरेक्टर्स ने जब फिल्में बनाने का प्रयास किया है वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, ये भी एक गौर करने वाली बात है। वीरू देवगन ने ट्राई किया था, हिंदुस्तान की कसम, ठीक ना, इन्होंने ये ट्राई किया। तो पता नहीं कि आप जिसके एक्सपर्ट है आप उसी पे लगे रहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, एक आप उसमें अच्छा कर रहे हैं, उस पर आपका कोई हाथ, हाँ, जिसका हाथ वो साजे और करे तो डंडा बाजे, ऐसे कोई कहावत है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी एक इंसान में फिर ऐसा आ जाता है कि उस फील्ड से जुड़े उसको लगता है कि नहीं, मतलब मुझे भी डायरेक्शन करना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ। ऋषि कपूर ने भी ऐसे किया था आप लौट चले से, अनुपम खेर ने भी ऐसे किया था, ओम जय जगदीश बनाई थी उनने। तो मतलब इन सब ने ट्राई किया डायरेक्शन की फील्ड में, लेकिन उतने सफल नहीं हो पाए कि मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हो या कल्ट क्लासिक बन गई हो।
तो उस लेवल की मूवी नहीं बन पाई थी। वैसा थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि वो डायरेक्शन के लिए अलग ही एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता होती है। पता नहीं कि उन्होंने गौर भी तो किया होगा, जो जब वो लोग फिल्में कर रहे होंगे, एक्शन डायरेक्ट कर रहे होंगे, तो उन्होंने गौर किया होगा कि जो पर्टिकुलर उस फिल्म का जो डायरेक्टर होगा वो कितना हार्ड वर्क कर रहा होता है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग कौन होते हैं ऐसा कमेंट करने वाले कि भाई उनको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो टेक्निकली हम लोग क्या मानते हैं कि माँ तुझे सलाम अच्छी फिल्म है, एवरेज फिल्म है, बेकार फिल्म है? देखो मैं अगर समय के हिसाब से बात की जाए तो उस समय के हिसाब से मतलब मुझे टेक्निकली भी अच्छी लगी थी, जिस टाइप के वॉर सीक्वेंस रखे गए थे या जो चीज़ें थी, तो उस समय तो मुझे मतलब काफ़ी पसंद आई थी। अब चाहे ये कह लें कि उस समय टेक्निकल चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं जाता था और केवल जो मूवी की वाइब थी उसको हम लोग फील करते थे, तो मुझे तो बड़ी पसंद आई थी उस टाइम पे। और ख़ासकर से सनी देओल के अलावा जो अरबाज खान की बॉडी दिखाई थी, जब पूरे कश्मीर में बीच में बर्फ़ में वो मतलब एक्सरसाइज करते हैं, उनकी पूरी बॉडी दिखती है एकदम, तो मतलब उस टाइम पर तो लग रहा था कि सलमान खान की बॉडी फेल है अरबाज खान की बॉडी के सामने। अच्छा, अरबाज खान ने मतलब काफी बोल्ड सब्जेक्ट कभी ऐसा नहीं लगता है क्या किया था? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगता कि अरबाज खान अंडररेटेड रह गया है? सो ऐसा नहीं लगता है? अंडररेटेड है, मतलब स्टार्टिंग की भी काफ़ी मूवी अरबाज खान की मुझे तो सही लगी थी, जैसे कि दरार जैसी फिल्में, हेलो ब्रदर जैसी फिल्में, उसके बाद ये जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं वो फिल्म माँ तुझे सलाम, उसके बाद वो अपना एक और कौन सी फिल्म थी सलमान खान के साथ, वो हेलो ब्रदर, प्यार किया तो हेलो डरना ब्रदर क्या, हाँ प्यार किया तो डरना क्या। तो इन सारी फिल्मों में कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि वो अच्छा एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। एक्टिंग तो अच्छी थी। इवन कयामत देखने वाली बात है, कयामत में भी नकारात्मक किरदार में वो कितना प्रभावशाली लगता है। तो मुझे लगता है कि अंडररेटेड रह के उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल पाया, ऐसा नहीं लगता है? अभी बॉर्डर 2 में लिया गया उनको फिर से अरबाज खान को। अरबाज खान बॉर्डर 2 में है क्या? अरे कुछ सीन क्या कर रहे हैं वो बॉर्डर 2 में? होंगे वो कुछ विलन होंगे, विलन नहीं, उसके कुछ सीन मैंने देखे हैं, मतलब एग्जैक्ट स्टार कास्ट कंफर्म तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन जो शॉर्ट वीडियो में कुछ सीन ऐसे देखने के लिए मिल रहा है कि बड़ी सी राइफल लेके वो मतलब पब्लिकली उसको शूट कर रहे हैं, और उसमें हेडिंग यही लिखी थी कि बॉर्डर 2 की शूटिंग हो रही है, तो हो सकता है कि विलेन के रोल में हो। सारे एक्टर्स के तो अनाउंसमेंट हुआ, अरबाज खान का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो हो सकता है ना हो, किसी ने ऐसी क्लिप डाल दी हो किसी और मूवी की शूटिंग की, लेकिन 2-4 मैंने ऐसी क्लिप देखी हैं कि ऐसी सीन चल रही है, वो बंदूक हाथ में लिए जा रहे हैं उसमें, तो एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि बॉर्डर 2 का ही सीन है या किसी और का है वो। अच्छा, माँ तुझे सलाम में मलाइका अरोरा का भी तो एक आइटम नंबर था। हाँ, 2-3 आइटम नंबर थे इस फिल्म में। माँ तुझे सलाम। आखिरी के क्लाइमैक्स की बात करिए, जब वो गाना बजता रहता है, मतलब एक गाने की पिक्चराइजेशन में पूरा वॉर सीन में देखने को मिलता, बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा सीन था भैया वो, जब है ना? तिरंगा झंडा, और हमें लगता है कि जब उस गाने को हम लोग सुनते हैं तो बीच बीच में डायलॉग भी आते हैं। हाँ, डायलॉग आते हैं ना उसमें बीच में, उसको गोली छोड़ा, उसने ये कर दिया वो कर दिया, और मतलब पूरा देखिए समा बन जाता है उसमें। जब 26 जनवरी को आपको ये गाना सुनने को मिल जाएगा। क्लाइमैक्स में सीन कुछ ऐसा था। लेकिन एक बात और यहाँ दिलचस्प बात है, यहाँ दिलचस्प बात गौर करने वाली बात है कि बहुत सारे पेट्रियोटिक जो सॉन्ग्स होते हैं उनको लोग बहुत बार परफॉर्म करते हैं, उसको गाने का प्रयास करते हैं, उस पर मतलब ये करने का, उसको ओरिजिनली उसको गाने का प्रयास बहुत बार किया जाता है, लेकिन इस गाने को अटेम्प्ट करने का प्रयास लोग नहीं करता है, क्योंकि ये इतना हाई पिच पे था, शंकर महादेवन जी का गाया हुआ था। इवन मैं भी कभी नहीं ट्राई करता हूँ इस गाने को, पता नहीं इस गाने को लेकर मैं आपको बताऊं, मैंने गाना बड़ा मुश्किल है। गाँव में या फिर कहीं पर भी जब झांकियाँ होती हैं तो उसमें एक होता है पैट्रियोटिक सॉन्ग जिस पे लोग एक्ट करते हैं, और इस गाने पे सबसे ज्यादा एक्ट होते हुए मैंने देखा है। लेकिन इसको गाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, गाना मुश्किल है, इसमें एक्ट लोग बहुत करते हैं, बंदूक लेके आ जाते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने बहुत देखा है, पर यूपी में जितनी भी झांकियाँ होती हैं उसमें एक सेगमेंट होता है इस गाने का। इस गाने में आप देखो, जब सनी देओल को कम से कम 15 से 20 गोलियां तो सत्यविजय भाई लगती हैं सनी देओल को, उनको 20 गोलियां लगती हैं कम से कम। मेजर प्रताप नाम रहता है उनका, और सीन कुछ ऐसे स्टार्ट होता है क्लाइमैक्स का कि जो लाला एक तोप से एक बंकर को उड़ा देते हैं, तो तिरंगा झंडा मतलब उससे नीचे गिर जाता है बर्फ़ के ऊपर, और सनी देओल कहीं छुप के देखते हैं कि यार तिरंगा झंडा नीचे गिर गया है, तो सनी देओल अपनी बंदूक और गोली पूरी अपने साथ रखते हैं एक बैग में, और सिर के ऊपर एक काला कपड़ा बांध के निकल जाते हैं वहाँ पे। तो सामने हनुमान जी का मंदिर भी दिखता है, तो वहाँ पे वो मतलब उनके पैर पड़ के फिर सीधे तिरंगा झंडा अपने पीछे लेके बस दौड़ते जाते हैं, और फिर उनको इस सीन में मतलब इतनी गोलियां लगती हैं, कम से कम 20 गोलियां लगी होंगी सनी देओल को,
अच्छा, इतना लेकिन हाई टोन तो सनी देओल का किरदार कभी नहीं रखा गया जितना नहीं इस रखा फिल्म में गया, रखा ये गया बहुत हाई हो गया था। था। इतना हाई टोन कभी नहीं रखा गया कि सनी देओल को गोलियां लग रही, कुछ नहीं हो रहा। शायद यही वजह है कि ऑडियंस इस चीज को ज्यादा। और एक चीज़ ये भी थी कि जब मतलब लास्ट में वो झंडा वहाँ पे अपना गाड़ देते हैं और सनी देओल को फिर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो बाद में मतलब डॉक्टर उनको ठीक भी कर देता है कि 15-20 एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 15 से 20 गोलियां सनी देओल को लगी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी सनी देओल बच जाते हैं फिर। तो ये शायद या तो मेकर्स ने इसके पार्ट 2 के लिए रखा होगा कि पार्ट 2 अगर ये चल जाएगी तो उसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, तो सनी देओल के किरदार बीच को। में ऐसी न्यूज आई थी कि इसका पार्ट 2 आएगा। देखो वैसे फिलहाल आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि आएगा। अब ये डिपेंड करेगा, अरे देखो कुछ भी हो सकता है, अभी हो सकता है कि बॉर्डर 2 चल जाए तो पता चला बिल्कुल, कि बिल्कुल। इंडियन 2 आएगा, और उसके बाद द हीरो 2 आ जाएगा। देखो, ये भी आ जाएगा इसका 2। बॉर्डर कुछ भी 2 हो सकता है। की चलना ना चलना बहुत सारी फिल्मों के रास्ते खोल देगा, पुरानी फिल्मों के। अगर ये चल गई तो माँ तुझे सलाम 2 और ये इंडियन 2, ये मतलब समझ लो आ जाएंगी मूवी। और अगर नहीं चल पाई तो फिर तो नहीं होंगी शायद। अच्छा, अभी मालूम पिछले दिनों एक वेबसाइट पर मैं हाइप मीटर होता है उसमें, उस वेबसाइट में वो चेक कर रहा था, जितनी भी बड़ी बड़ी अपकमिंग मूवी हैं उसमें बॉर्डर 2 का जो हाइप मीटर है उसमें दिखा रहा था 89। मतलब हाइप इस फिल्म का बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, चलेगी बहुत ज़बरदस्ती है। देखो अगर थोड़ी भी इमोशन से और नॉस्टैल्जिया से अच्छे से कनेक्ट हो गई लोगों के, तो फिर समझ लो गदर 2 की सक्सेस रिपीट हो जाएगी बिल्कुल। 1000 करोड़ तो आराम से कमा लेगी हंसते खेलते। बस नॉस्टैल्जिया कनेक्ट हो जाए एक बार। अच्छा, माँ तुझे सलाम में सरस सक्सेना का भी एक कैरेक्टर था जो थोड़ा सा उसको फन की वे में दिखाया गया था, थोड़ा कॉमिकल रखा गया था। आखिरी में उनका गाना बजता है रेडियो पे और तब लेकिन उनको शहीद हो जाते हैं सरस सक्सेना। और गदर वाले पापे का क्या नाम है? गदर में जो सनी देओल के साथ में रहते हैं, हाँ, विवेक शौक। हाँ, विवेक साहब खत्म हो गए वो, उनकी उनका तो डेथ भी हो गया ना। डेथ हो गया उनकी भी बड़ी वो है। विवेक शौक ने अपना वो सर्जरी करवाई थी, उसकी वजह से उनका वो हुआ था बड़ी। मतलब उनकी भी दर्दनाक को कहानी लेकर सर्जरी करवाया था शायद उन्होंने। और भी एक्टर थे, इंद्र कुमार थे, रजत बेदी नाम है ना उनका। तो ये सब वैसे फिल्म रजत बेदी का रोल सुनते हैं, शुरू में रजत बेदी का रोल थोड़ा बड़ा था, लेकिन बाद में स्लैश कर दिया गया था उनके रोल को। अच्छा। सुनने में आया था, इवन ये भी सुनने में आया था कि अरबाज खान वाला रोल पहले सुनील शेट्टी को ऑफर किया गया था, फिर बाद में वो शायद करने वाली भी थे। बाद में कोई कंट्रोवर्सी हुई टीनू वर्मा और इनमें सुनील शेट्टी को लेकर, तो फिर उनको रिप्लेस कर दिया गया था अरबाज खान से। फिर बाज मूवी में तो लिया था सुनील शेट्टी को, बाज मूवी में किया होगा, इसके बाद आई थी वो। हाँ, तो शायद ये सुनने को मिला था कि ये सुनील शेट्टी जो है कि उनमें थोड़ा कश्मीरी वाला लुक नहीं है, तो इसको लेकर उनको ये किया गया। लेकिन हाँ, अरबाज खान में कश्मीरी वाला लुक है। या कश्मीर का अभी जब जिक्र आया है, तो अभी कल ही परसों मैं देख रहा था, ये अभी इसका जो नहीं है इमरान हाशमी की जो फिल्म है, ये ग्राउंड जीरो कुछ था ना, ग्राउंड जीरो। तो ग्राउंड जीरो देख रहे थे, तो पता नहीं फिल्म अच्छा नहीं कर पाई, क्या कर पाया भाई, क्या रिपोर्ट था बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट? बिल्कुल नई फिल्मों को तो तुम्हें बिल्कुल नहीं चल पाई, नहीं कर पाए। लेकिन फिल्म अच्छी है, फिल्म बहुत बुरी नहीं है जैसे ये मतलब कि लोगों ने नहीं रिस्पॉन्ड किया, जबकि इस मौके में तो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। बताते पहले इसकी OTT डील को लेकर बात चल रही थी, लेकिन OTT पर किसी ने लिया नहीं कि पहले थिएटर में रिलीज़ करो उसके बाद देखेंगे। तो फिर थिएटर में ज़्यादा किसी ने रिस्पांस दिखाया नहीं। उसमें जाट, केसरी चैप्टर 2 और ये सब रेड 2 वगैरह का हाइप बना था, तो उसके बीच में ये पिस गई। अच्छा, मैं इस दौरान जाट भी देख रहा था एक दिन। पता नहीं सनी देओल के फैंस को कैसा लगेगा नहीं लगेगा, मैं उड़ता तीर ले रहा हूँ, लेकिन लगता नहीं है, बिलीवेबल नहीं लगता है सनी देओल इस फिल्म में जाट में एक्शन करते हुए। बहुत बार लगता है कि जबरदस्ती का एक्शन लगने लगता, नहीं लगता है? अब तो सनी देओल का और साउथ के डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन था, तो ऐसी तो बननी थी वो, और क्या ही बनती है। मसाला तो डालना ही था उनको। लेकिन मसाला भी बिलीव, बहुत बार क्या होता है मसाले होते हैं लेकिन वो बिलीव तो हो, लेकिन एकदम बिलीव से परे चला जाता है। बाला कृष्णा की पिक्चरें देखी हैं? किसका? बाला कृष्णा की पिक्चरें देखी हैं? हाँ, बस वही चीज था। सनी देओल नॉर्थ के बाला कृष्णा है।
मैं सनी देओल के सिनारियो पे बात कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जिस प्रकार एक स्पेशल फोर्सेस के ब्रिगेडियर को दिखाया गया, जिस प्रकार के ये पे सिचुएशन पे, वैसा ब्रिगेडियर लोग नहीं करता जैसा ये लोग दिखाया। बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं या फिर स्पेशल फोर्सेस के जो वेटरन्स हैं, उनको यूट्यूब वगैरह में देखना, वो ऐसे नहीं होते हैं भाई जैसा यहाँ दिखाया गया है, ठीक ना। ऐसे आवारागर्दी नहीं करते रहते वो जहाँ तहाँ, ठीक है। और वो नहीं, मतलब कि नहीं समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें सिर से ऊपर जाती हैं चीज़ें, जो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों के मुकाबले वो धरातल पे है ही नहीं फिल्म, जैसा सिचुएशन है। अब और तो और जाट 2 भी आने वाली है, जाट 2 भी आएगी भाई। जाट 2 भी अनाउंस हो गई, लेकिन वो टाइम लगेगा बनने में, बनेगी नहीं, वो ऐसे ही कर दिया। हाँ, उसमें देखो थिएटर सनी में अच्छा देओल परफॉर्म कर रही थी तो हाइप बनाने के लिए जाट 2 अनाउंस हो गई। बिजी एक्टर हो गए अभी, मतलब अब कई मूवी लाइनअप में है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जिस एज में सनी देओल है, जिस एज में सनी देओल है, उस एज में जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं जैसे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वगैरह या फिर अपने सिल्वेस्टर स्टेलोन, जब उस एज में थे, उस एज में उनकी जो फिजिक थी या फिर उनका जो प्रेजेंस था, स्क्रीन प्रेजेंस, वो लगता था कि ये एक्शन कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं इसमें हमको लग ही नहीं रहा है जाट में कि ये बंदा उस लेवल का एक्शन कर सकता है जिस लेवल का एक्शन दिखाया गया है। ये मेरा पर्सनल थॉट भी हो सकता है, लेकिन हम देख रहे थे, बार बार मेरे माइंड में चीज़ें क्लिक कर रही थी और लोगों ने देखा, तो ये मतलब ये फैंडम है, फैंडम है। जैसे इस एज में, इस एज मुझे नहीं लगा, हमें कन्विक्सिंग लगता है, मतलब उसको लेकर ऐसा लगता है कि हाँ ये कर सकता है। दूसरा कन्विंसिंग नहीं लगने के पीछे एक कारण और भी मैं बता रहा हूँ कि जब कभी सनी देओल को देखना किसी इंटरव्यू या फिर ये पे, तो ये बंदा जब चल रहा होता है तो उस वक्त भी स्ट्रगल कर रहा होता है, चलते वक्त भी ये बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है। तो हाँ, तो इसलिए वो छवि, वो ये जो पर्दे के पीछे की जो छवि है, वो छवि और वो छवि जब दोनों को मेरे माइंड पे प्रोसेस करने की कोशिश करते तो प्रोसेस ही नहीं हो पाता है मेरे माइंड में, ये चीज़ें। खैर, और कुछ इंटरेस्टिंग बातें सत्यविजय भाई माँ तुझे सलाम को लेकर? बस माँ तुझे सलाम तो मतलब मुझे तो काफ़ी पसंद आई थी, मूवी के सीन अच्छे थे और काफ़ी यादें जुड़ी हैं माँ तुझे सलाम से। सब दोस्तों के साथ देखी थी हमने और कई बार देखा है इसको। इसके एक चीज़ और थी कि इसको थोड़ी हाई टोन पे ही डायरेक्ट किया गया था, मतलब एकदम बड़े बड़े डायलॉग थे, देशभक्ति वाले डायलॉग थे, मतलब एकदम हाई टोन पे मूवी बनाई गई थी पूरी। तो मुझे लगता है टीनू वर्मा का पहले से ही ये क्लियर था कि उन्हें किस टाइप की मूवी बनानी है, किस टाइप के डायलॉग रखने हैं, सीन रखने हैं, भले ही फिर डायलॉग कैसे भी हों या सीन इतने ओवर द टॉप हो जाएं कि बिलीवेबल भी ना लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सीन रखे थे उसमें। तो ये मुझे लगता है कि उनका माइंडसेट पहले ही डिसाइड हो गया था कि किस टाइप की वो मूवी बना रहे हैं। तो फिर इस वीडियो को समाप्त किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये रहा माँ तुझे सलाम पर हमारा आज का स्पेशल वीडियो। वैसे आप अगर माँ तुझे सलाम देख चुके हैं तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या यादें हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।